तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम को जो देखने की प्रक्रिया थी, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने 1918 तक का जो चरण है उसको देख लिया है। अब हम आज से गांधी युग में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हमको जो देखना है वह है गांधी युग। आज से हम देखना प्रारंभ करेंगे गांधी युग। गांधी युग कहने का मतलब होता है कि 1919 से 1947 काल है। यह फ्रीडम स्ट्रगल का गांधी युग कहलाता है। अब आप लोगों से एक बेसिक सा सवाल है कि आप लोग गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं? हम लोग तो उसका बेसिक जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे। उसके बेसिक जो उसके फादर के नाम, मदर्स के नाम, उसकी पत्नी के नाम, वो चंपारण विद्रोह से अच्छा संबंधित थे और अच्छा। और वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पे कि श्वेत और अश्वेत में जो डिफरेंशिएट था उसको उन्होंने अच्छे से दोनों को समायोजन किए। उसके बाद जाके भारत में बहुत सारी क्रांति हुई तो उसमें उन्होंने सहभागिता की। बस यही जानते। और कुछ, और किसी को गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी? और किसी को गांधी जी के बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि हमको गांधी युग देखना है, तो हमको गांधी युग देखने से पहले गांधी जी के व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा। तभी हम गांधी युग को समझ पाएंगे, तभी हम 1919 से 1947 तक के घटनाक्रम को समझ पाएंगे। नहीं है कोई जानकारी? तो देखिए, जन्म मरण तो सबको पता होगा, तो उन बातों पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले गांधी जी के देखें तो इनका जन्म जो है एक मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार में गांधी जी का जन्म हुआ। इनका जो परिवार था, मतलब इनके जो पुरखे थे, वह प्रारंभ में अनाज के व्यवसायी थे और बाद के दिन में धीरे धीरे इन्होंने प्रगति की। और गांधी जी के जो दादाजी थे उत्तम चंद, वह पोरबंदर के राजा के यहाँ दीवान नियुक्त हुए और उनके बाद, उत्तम चंद के बाद, उनका बेटा करमचंद पोरबंदर के राजा का दीवान नियुक्त हुआ। अब करमचंद की चौथी पत्नी थी पुतलीबाई। पुतलीबा चौथी पत्नी थी करमचंद की, और इसी पुतलीबा से गांधी जी का जन्म होता है। इसी पुतलीबा से महात्मा गांधी का जन्म होता है और इस पुतलीबा का महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर एक गहरा असर होता है, अमिट छाप रहता है गांधी जी के चरित्र पर पुतलीबा का। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े तो 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का जो विवाह है, 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह एक हम उम्र लड़की जिसका की नाम है कस्तूरबा, इससे हो जाता है। गांधी जी भी 13 वर्ष के और कस्तूरबा भी 13 वर्ष की हम उम्र लड़की है और इससे गांधी जी की विवाह होती है। कस्तूरबा का जो जन्म है वह है 11 अप्रैल 1969। तो अगर देखें तो कस्तूरबा गांधी से कुछ महीने की बड़ी थी। ठीक है, तो यह है गांधी। और किसी को स्क्रीन में प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो शायद तुम्हारे नेटवर्क में इशू होगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना, स्क्रीन दिख जाएगा। ओके, ठीक है। तो गांधी जी का विवाह जो है वह कस्तूरबा से 13 वर्ष की उम्र में हो जाता है।
यह था गांधी जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं गांधी जी पर। तो क्या होता है कि गांधी जी 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में इंग्लैंड जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बन के भारत वापस आते हैं। 1888 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बन करके भारत आ गए। अब जब गांधी जी बैरिस्टर बन के भारत आए तो अब यहाँ पर इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला, अपना टेबल कुर्सी काला कोट लगा के बैठ गए कि भाई कोई वकील आओ, मतलब कोई मामला आए, कोई केस आए। बट क्या हुआ कि इनका केस अभी, उनका जो वकालत है वह अभी चल नहीं रहा था, इनके पास कुछ खास केस आ नहीं रहा था। उसी समय में क्या हुआ कि 1893 ईस्वी में इनके पास एक केस आता है सेठ अब्दुल्ला का, और उस केस के सिलसिले में 1893 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1 साल के लिए। सेठ अब्दुल्ला के केस के मामले में यह दक्षिण अफ्रीका गांधी जाते हैं 1 वर्ष के लिए। जाते तो 1 वर्ष हैं, लेकिन वहां पर यह 22 वर्ष रुकते हैं। वहां पर गांधी जी 22 वर्ष रुकते हैं, और दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो यह थे मोहनदास करमचंद गांधी, और जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट करके भारत आते हैं तो भारत आने वाला व्यक्ति था महात्मा गांधी। इस चीज को समझिएगा कि एक व्यक्ति जो मोहनदास करमचंद गांधी है, जो कि एक वकील है, यह मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका जाता है 1 वर्ष के लिए सेठ अब्दुल्ला के केस के लिए, और वहां पर यह व्यक्ति 22 वर्ष रुकता है, और जब 1915 में भारत आता है तो वह भारत आने वाला व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी नहीं होता है, बल्कि भारत आने वाला व्यक्ति होता है महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही यह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका जब गए तो इनको वहां पर भारतीयों के साथ जो रंगभेद की नीति अपनाई जा रही थी, और उसके साथ साथ भारतीयों का जो नागरिक अधिकार था उसका जो हनन हो रहा था, तो उसके लिए इन्होंने वहां पर आंदोलन किया, और उस आंदोलन में इन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की। इस आंदोलन में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की, और इसी वजह से जब यह भारत वापस आते हैं और भारत की राजनीति में जब यह पदार्पण करते हैं, तो वह पूरा का पूरा युग इनके व्यक्तित्व से ढक जाता है, इनके प्रभाव में आ जाता है, और एक पूरा जो एरा है, एक पूरा जो युग है, वह गांधी युग कहलाने लगता है। इनके विराट व्यक्तित्व के आगे वह युग छोटा पड़ जाता है। तो अब देखिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया गतिविधियां। तो जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इस तरह की रंगभेद की नीति देखी, और इस तरह से भारतीयों के नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, और चूंकि गांधी जी को भी जब यह प्रिटोरिया जा रहे थे और फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट लेकर के बैठे हुए थे, तो इनको भी ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि यह काले थे, यानी कि गोरे नहीं थे, तो इनको फर्स्ट क्लास में बैठने की मनाही थी। और यही एक चीज इनके व्यक्तित्व पर बड़ा गहरा चोट किया कि जब मेरे पास टिकट है तो फिर मैं फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं बैठ सकता हूं। और जब ये चीज ने इनके ऊपर चोट किया तो उसके बाद यह गए थे केस की पैरवी के लिए, और शुरू हो गए भारतीयों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए
जो भारतीयों का नागरिक अधिकार था उसकी रक्षा के लिए, और इन्होंने वहां पर एक आंदोलन छेड़ दिया। अब जब इन्होंने वहां आंदोलन छेड़ दिया तो उस आंदोलन के लिए इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम था नेटाल इंडियन कांग्रेस। हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो। ये जो नेटाल इंडियन कांग्रेस था, इसकी स्थापना उन्होंने 22 मई 1894 ईस्वी को की थी। 22 मई 1894 ईस्वी को इन्होंने हिंदुस्तानी हित की रक्षा के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अब इसका जो उद्देश्य था वह क्या था, तो इसका पहला उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को एकजुट करना। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को एकजुट करना। एकजुट होगा तभी तो आंदोलन होगा। तो उसके लिए इनका काम था, इस कांग्रेस की जो इन्होंने स्थापना की थी नेटाल इंडियन कांग्रेस की, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीयों को एकजुट करना। अब जो इसका दूसरा उद्देश्य था वह था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं उनके बीच राष्ट्रीयता का प्रचार करना। इस कांग्रेस का दूसरा उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं उनके बीच राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना, अर्थात उनके भीतर एक भावना को पैदा करना कि वो सारे जब भारतीय हैं और किसी एक भारतीय पर अत्याचार अगर हो तो सभी भारतीयों को खड़ा हो जाना चाहिए, सभी भारतीयों को एक साथ उठ खड़े होना चाहिए। क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका की जो नीति थी, तो वो आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस वक्त भारतीयों को सड़क पर चलने की मनाही थी। भारतीय मुख्य सड़क पर नहीं चल सकते थे। अगर भारतीय मुख्य सड़क पर चल रहे हैं और गोरे दिख गए तो वह उनको उठा करके फेंक देते थे, डस्टबिन में डाल देते थे। भारतीयों की स्थिति कुछ ऐसी खराब थी। और तीसरा जो इसका उद्देश्य था नेटाल इंडियन कांग्रेस का, कि जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए एक संघबद्ध आंदोलन चलाना। संघबद्ध आंदोलन चलाना। संघबद्ध आंदोलन करने का मतलब कि एक संगठित आंदोलन चलाना, यानी कि यह जो कांग्रेस की स्थापना हुई है इसके माध्यम से, नेटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से सभी भारतीयों को एकजुट करना और एकजुट होने के बाद आंदोलन करना, आंदोलन चलाना, ताकि भारतीयों के मानवाधिकार की रक्षा हो। ठीक है। उसके बाद इसी क्रम में 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है। यह कांग्रेस जो है, यह संघ जो है, अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्रयासरत रहता है। इसी बीच में गांधी जी 1896 ईस्वी में वापस भारत आते हैं। गांधी जी 1896 में वापस भारत आते हैं। कहां पर? तो राजकोट। राजकोट कहां आपको पता है? गुजरात। भारत आते हैं और उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो जब राजकोट पहुंचे तो दक्षिण भारत में जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे, उन भारतीयों की जो अंग्रेजी सरकार से मांग थी, उन भारतीयों की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से शिकायत थी, उस शिकायत पर उन्होंने एक पुस्तिका लिखी। भारतीयों की जो भी ब्रिटिश सरकार से शिकायत थी उस पर उन्होंने एक पुस्तिका लिखी या पुस्तक लिखा। इस पुस्तक का कवर पेज, इस पुस्तक का कवर पेज हरे रंग का था, हरे रंग का था। इसीलिए इस पुस्तक को नाम दिया गया ग्रीन पंपलेट। इस पुस्तक को नाम दिया गया ग्रीन पंपलेट। क्यों? क्योंकि इसका जो कवर पेज था वह हरे रंग का था।
तो जब पूछा जाए कि गांधी जी ने ग्रीन पंपलेट किस वर्ष लिखा था, तो वर्ष होगा 1896। किस विषय पर लिखा था, तो भारतीयों की जो ब्रिटिश सरकार से शिकायतें थी दक्षिण अफ्रीका में, उस पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था ग्रीन पंपलेट। और इसका नाम ग्रीन पंपलेट इसलिए था कि इस पुस्तक का जो कवर पेज था वह हरे रंग का था। ठीक है। अब गांधी जी ने वहां पर एक और संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन एम्बुलेंस कोर। इंडियन एम्बुलेंस कोर। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अलावे और भी लोग रहते थे। तो यह जो डच लोग थे, डच, तो इन डच को दक्षिण अफ्रीका में बोअर कहा जाता था। इन डच को दक्षिण अफ्रीका में बोअर कहा जाता था। 1899 में क्या होता है, 1899 में बोअर का युद्ध छिड़ जाता है। 1899 में बोअर का युद्ध छिड़ जाता है और इसी युद्ध में घायल सैनिकों की देखभाल और चिकित्सा करने के लिए गांधी जी ने 1100 स्वयंसेवकों के साथ इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाया था। इंडियन एम्बुलेंस कोर बोअर युद्ध के समय बनाया गया था, जिसमें कि गांधी जी के साथ टोटल 1100 स्वयंसेवक शामिल थे। ठीक है। अब 1899 से जब आगे बढ़ेंगे तो 1901 ईस्वी में गांधी जी छुट्टी लेकर के दूसरी बार भारत आए। दूसरी बार भारत आए और एक चीज याद होगा कि 1901 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? पुराया तो नहीं है, कोई एक लास्ट याद रखते हैं, वाच है कोई। और इस वर्ष का जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वह क्या था? 1901 का। एक का ये नहीं पता है। 1901 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दिनसा ई वाचा और इसी वर्ष से औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत की गई थी। तो जब 1901 में गांधी जी दोबारा भारत आते हैं तो इस वक्त यह कलकत्ता में गोपाल कृष्ण गोखले के मेहमान होते हैं और इसी वर्ष जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो इस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को लेकर के एक प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव होता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी कार्य कर रहे हैं, उसकी चर्चा भारत में की जाए और यह प्रस्ताव जो है बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है, बहुमत से पास हो जाता है। इसके बाद गांधी जी फिर से दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो गांधी जी ने एक 1903 ईस्वी में द्विभाषिक साप्ताहिक पत्र शुरू किया। 1903 ईस्वी में गांधी जी ने एक द्विभाषिक साप्ताहिक पत्र शुरू किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उन्नीस सौ 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत हुई। उसके बाद जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव और प्रवासी भारतीयों के नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किए
1906 ईस्वी में, तो वह मतलब यह जो समाचार पत्र है इस आंदोलन का प्रमुख पत्र बन गया। यह समाचार पत्र 1903 ईस्वी में प्रारंभ होता है और जब 1906 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव और नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो यह इंडियन ओपिनियन जो है इस आंदोलन का एक प्रमुख पत्र बन गया। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जीवन प्रतिबिंब है। कहा जाता है कि इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका के गांधी का जीवन प्रतिबिंब है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के जीवन का प्रतिबिंब है। यह जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जीवन का प्रतिबिंब है। हालांकि इंडियन ओपिनियन अखबार के अवैतनिक संपादक थे मनसुख लाल नागर। इस पत्रिका के अवैतनिक संपादक थे मनसुख लाल नागर, लेकिन संपादन का सारा जिम्मा गांधी जी पर ही था। व्यवहारिक रूप से संपादन का सारा जिम्मा गांधी जी पर था। इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन है वह डरबन से होता था। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन डरबन से होता था, लेकिन जब गांधी जी फीनिक्स आश्रम की स्थापना किए तो फीनिक्स आश्रम में ही इंडियन ओपिनियन का कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया और फिर फीनिक्स आश्रम से ही इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होने लगा। ठीक है। और 1906 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 4 भाषा में हो रहा था। 1906 ईस्वी से इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 4 भाषा में हो रहा था। वह भाषा था अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल। 1903 ईस्वी से यह पत्रिका शुरू होती है। यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जीवन का प्रतिबिंब है। इसके जो अवैतनिक संपादक थे वह थे मनसुख लाल नागर, लेकिन सारा जिम्मा गांधी जी पर ही था। इसका प्रकाशन जो है वह डरबन से हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की तो फिर यह इसका कार्यालय जो है, इस इंडियन ओपिनियन का कार्यालय फीनिक्स आश्रम में स्थानांतरित हो गया और बाद में फिर वहीं से इसका प्रकाशन होने लगा। और फिर 1906 ईस्वी से यह 4 भाषा में प्रकाशित होने लगा। भाषा था अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल। ठीक है। अब आइए अब देखिए क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका का एक जगह होता है जिसका नाम होता है ट्रांसवाल। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। नाम सुना है कोई ट्रांसवाल का? ट्रांसवाल का तो नाम कोई भी नाम नहीं सुने हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है जिसका नाम है ट्रांसवाल। तो यहाँ क्या होता है कि इस ट्रांसवाल में अगस्त 1906 ईस्वी में एक अध्यादेश जारी किया जाता है। एक अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश का तो मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, समझते हैं। तो यह अध्यादेश कहता था कि 8 वर्ष या फिर उससे अधिक, 8 वर्ष या फिर उससे अधिक के जो भी भारतीय होंगे, यानी कि बच्चे, स्त्री या फिर पुरुष, 8 वर्ष से ज्यादा उम्र के, 8 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के जो भी भारतीय बच्चे, स्त्री या पुरुष ट्रांसवाल आना चाहेंगे तो उनको
अपने आप को पंजीकृत कराना होगा और अपना निशान देना होगा। उनको अपने आप को पंजीकृत कराना होगा और अपना निशान देना होगा। तो इस अध्यादेश को भारतीयों ने काला कानून कहा। इस अध्यादेश को भारतीयों ने काला कानून कहा और इसी कानून के विरोध के लिए गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना की। गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका काम किया था, इसका काम था शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना, शांतिपूर्ण विरोध करना। और गांधी जी ने वहां जो शासकों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया, उसी को नाम दिया गया पैसिव रेजिस्टेंस। यह जो शांतिपूर्ण इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया, इसी को नाम दिया गया पैसिव रेजिस्टेंस। लेकिन क्या होता है कि चूंकि पाश्चात्य देश जो है, वहां पर इस पैसिव रेजिस्टेंस को, यानी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण विरोध को कमजोर लोगों का साधन माना जाता था। तो इसीलिए गांधी जी क्या किए, चूंकि यह कमजोर लोगों का साधन माना जाता है, तो यह कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के मनोबल को तोड़ेगा, भारतीयों के मनोबल को डाउन करेगा, नीचा करेगा। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, अपना एक सत्य और अहिंसा का एक फिलॉसफी दिया, जिसके नाम पर इन्होंने आध्यात्मिक आंदोलन, इस आंदोलन को उसी सत्य और अहिंसा के नाम पर इन्होंने आध्यात्मिक आंदोलन में परिवर्तित करने का विचार किया। चूंकि इसको पश्चिमी देश जो है कमजोर लोगों का साधन मान रहा है और भारतीयों का मोरल डाउन ना हो, भारतीय हिम्मत ना हारे और आंदोलन चले, तो इसके लिए इन्होंने सत्य और अहिंसा की एक फिलॉसफी दी और उसके आधार पर इस आंदोलन को धार्मिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का विचार किया। इसी समय एक व्यक्ति थे गांधी जी के सहयोगी, जिसका नाम था मगनलाल गांधी। गांधी जी के सहयोगी एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मगनलाल गांधी। तो इस मगनलाल गांधी ने इस पैसिव रेजिस्टेंस के बदले एक शब्द सुझाया गांधी जी को, जिसका नाम था सदाग्रह। इस मदनलाल गांधी ने पैसिव रेजिस्टेंस के नाम पर एक नया नाम सुझाया, जिसका नाम था सदाग्रह। और गांधी जी ने मगनलाल गांधी के इस सदाग्रह में थोड़ा सा संशोधन करके एक नया शब्द दिया, जिसका नाम था सत्याग्रह। जिसका नाम था सत्याग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह, जो अहिंसा पर आधारित था। तो इस प्रकार यह जो गांधी जी का हथियार था सत्याग्रह, यह कहां से आया, आप लोगों के समझ में आ गई बात? जी। तो यह था सत्याग्रह का इतिहास कि किस तरह से। पूरे सत्याग्रह जो है, यह महात्मा गांधी ने उसको सदाग्रह को कन्वर्ट करके सत्याग्रह दिया। महात्मा गांधी, सत्याग्रह जो शब्द है वो महात्मा गांधी ये है। हाँ ठीक, वही। तो यह था सत्याग्रह। अब कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी फीनिक्स आश्रम की। आइए अब देखते हैं फीनिक्स आश्रम। सबसे पहले तो समझिए कि फीनिक्स का मतलब क्या होता है। फीनिक्स एक माइथोलॉजिकल पक्षी का नाम है। यह पक्षी क्या होता है कि
अपने आप को खत्म कर लेता है और फिर अपने आप को यह आग लगा लेता है, पक्षी स्वयं को जला लेता है और फिर अपनी राख से दोबारा उठ खड़ा होता है। यह एक मैथोलॉजिकल पक्षी है जिसका नाम है फिनिक्स। तो उसी नाम पर, चूंकि इस पक्षी के पास एक अद्भुत ताकत होती है कि जब यह बीमार होता है, जब यह कमजोर होता है, तो यह स्वयं को जला देता है, स्वयं को मार लेता है और उसके बाद वह अपनी राख से फिर उठ खड़ा होता है। तो इसी नाम पर, इसी मैथोलॉजिकल नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम का नाम रखा था फिनिक्स आश्रम। अब फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ होती है? तो डरबन से तकरीबन 14 मील दूर, डरबन दक्षिण अफ्रीका का शहर है, पता होगा। तो वहां से 14 मील दूर एक स्थान पर इन्होंने 100 एकड़ जमीन खरीदा। 100 एकड़ जमीन खरीदा, आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। और फिनिक्स आश्रम में ही कस्तूरबा गांधी अपने बच्चों के साथ रह रही थी। इसी फिनिक्स आश्रम में कस्तूरबा गांधी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और वहीं से इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन हो रहा था। जो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि पहले इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन डरबन से हो रहा था, लेकिन जब फिनिक्स आश्रम की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद उसका जो कार्यालय है, उसका जो प्रेस है, वह फिनिक्स आश्रम में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वहीं से उसका प्रकाशन होता है। ठीक है। उसके बाद 1909 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड की यात्रा पर जाते हैं। 1909 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड की यात्रा पर जाते हैं और उसी यात्रा के दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज। गांधी जी की काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसकी रचना जो है, यह जब 1909 ईस्वी में इंग्लैंड की यात्रा पर होते हैं तो इसी यात्रा के दौरान इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। और हिंद स्वराज जो है वह गांधी जी की प्रथम रचना है। हिंद स्वराज को गांधी जी का प्रथम रचना होने का गौरव प्राप्त है। हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज के चरम आदर्श और उसकी प्राप्ति के लिए सत्याग्रह जैसे अस्त्र की चर्चा की है। सत्याग्रह जैसे अस्त्र की चर्चा की है और इसकी सार्थकता को बताने का प्रयास किया है। हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज के चरम आदर्श को बताया है और उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए रास्ता क्या होगा, उसके लिए शस्त्र क्या होगा, उसके साधन क्या होंगे, तो उस साधन के रूप में उन्होंने इस सत्याग्रह की चर्चा की है, इस सत्याग्रह की महत्ता को बताया है, उसके सार्थकता को बताया है। इस हिंद स्वराज पुस्तक में जो रूसी विचारक थे या फिर रूसी संत थे, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय और थोरो, इन्हीं दोनों के विचार इस पुस्तक में प्रतिबिंबित होते हैं। इस पुस्तक में इन्हीं लियो टॉल्स्टॉय और थोरो के विचार देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा सा इस हिंद स्वराज के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि यह जो पुस्तक है हिंद स्वराज, यह बेसिकली गुजराती में लिखा गया था। यह हिंद स्वराज पुस्तक ओरिजिनली मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था, लेकिन क्या हुआ कि इस पुस्तक पर बंबई सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। जब बंबई सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो फिर गांधी जी ने खुद ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और जब अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद हो गया तो इस हिंद स्वराज पुस्तक की एक कॉपी गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय को भेजा। एक कॉपी लियो टॉल्स्टॉय को भेजा और लियो टॉल्स्टॉय जो है इस पुस्तक को देख करके बहुत ही खुश हुआ। अपने विचारों को देख करके लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही खुश हुआ। ठीक है। अब देखिए
कभी कभी यह सवाल आता है, जरा इसको भी जान लीजिए आप लोग, कि गांधी जी के राजनीतिक और नैतिक जीवन पर तीन दार्शनिक का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के राजनीतिक और नैतिक विचार पर, नैतिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर और नैतिक जीवन पर तीन दार्शनिकों का बहुत प्रभाव पड़ा, जिसमें पहले दार्शनिक थे जो कि अंग्रेजी लेखक और समाजशास्त्री थे, जिनका नाम था रस्किन बॉन्ड। जिनका नाम था रस्किन बॉन्ड और इन्हीं का नाम था जॉन रस्किन। दोनों नाम इन्हीं का था, ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट। और इस पुस्तक का गांधी जी के जीवन पर गहरा इंपैक्ट था। यह पुस्तक जो है अर्थव्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक अर्थव्यवस्था पर लिखी गई है, अर्थशास्त्र पर लिखी गई है। और इस पुस्तक ने गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और ऐसा माना जाता है कि गांधी जी ने इस पुस्तक का ही गुजराती में अनुवाद किया था और उसको नाम दिया था सर्वोदय। का गुजराती में अनुवाद किया था जिसका नाम था सर्वोदय। इसी पुस्तक से महात्मा गांधी ने शारीरिक श्रम का आदर करना सीखा और उस आर्थिक व्यवस्था को सर्वोत्तम समझा जिससे कि सबको लाभ हो। यही पुस्तक गांधी जी को शारीरिक श्रम करने वालों का आदर करना सिखाता है और यही पुस्तक गांधी जी को यह सिखाता है कि उस आर्थिक व्यवस्था को सर्वोत्तम समझा जाए या फिर वह आर्थिक व्यवस्था सर्वोत्तम है जिससे कि सबको लाभ होता है, ना कि किसी एक को। ठीक है। अब जो दूसरे व्यक्ति थे, जो दूसरे दार्शनिक थे जिनका गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो वह थे अमेरिकी लेखक जिनका नाम था डेविड थोरो। अभी जो कुछ देर पहले बताए थे कि रूसी संत लियो टॉल्स्टॉय और थोरो, तो लियो टॉल्स्टॉय जो है वह रूस के थे और यही थोरो, डेविड थोरो अमेरिकी थे। ठीक है। और डेविड थोरो के जिस पुस्तक ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया उसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। डेविड थोरो की जो पुस्तक गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित करने में सफल हुई उसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। और इसी सिविल डिसओबीडियंस से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को मिली थी। यही पुस्तक है जिसने गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया और थोरो से ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली थी। सविनय अवज्ञा की जो प्रेरणा है वह डेविड थोरो की इसी पुस्तक ने गांधी जी को दी थी जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। अब जो तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया, जो कि रूस के चिंतक थे, विचारक थे, लेखक थे, जिनको कि महान संत की कैटेगरी में रखा जाता है, इनको महान संत कहा जाता है, जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, तो इन्होंने भी गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया और इनकी जो पुस्तक थी जिन्होंने गांधी जी को प्रभावित किया, जिस पुस्तक ने, उसका नाम था इज विद इन यू। इज विद इन यू। इस पुस्तक ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया और इस पुस्तक के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, जिनको कि गांधी जी ने अपना
एक पुस्तक जो पहले मूल रूप से गुजराती में लिखा था, बाद में अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके लियो टॉल्स्टॉय के पास भेजा था, जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है। इसके बाद गांधी जी के ऊपर कुछ और लेखकों का, कुछ और पुस्तकों का प्रभाव रहा, कुछ और व्यक्तियों का प्रभाव रहा, जिसमें एक व्यक्ति थे हेनरी सोल्ट। एक व्यक्ति थे हेनरी सोल्ट, जिनकी शाकाहार पर एक लिखी हुई पुस्तक थी, अ प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। इनके शाकाहार पर लिखी एक पुस्तक थी, अ प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। तो इस पुस्तक ने भी गांधी जी को प्रभावित किया। उसके बाद एक जर्मन विद्वान थे जिसका नाम था एडोल्फ जुट, जिसका नाम था एडोल्फ जुस्ट, और इस एडोल्फ जुस्ट महोदय की जो प्राकृतिक उपचार पर लिखी हुई पुस्तक थी, रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर, तो इस पुस्तक ने भी गांधी जी को काफी प्रभावित किया। और यह पुस्तक किस चीज पर लिखी हुई थी? तो प्राकृतिक उपचार पर लिखी हुई थी, और इसीलिए गांधी जी का नेचुरोपैथी पर बहुत ज्यादा भरोसा था, और वो अक्सर अपना इलाज इसी नेचुरोपैथी के थ्रू करते थे या करवाते थे। उसके बाद इंग्लैंड में जो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ था, इस पुस्तक ने भी गांधी जी को काफी इंस्पायर किया, काफी प्रभावित किया। तो भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन किया था, उस व्यक्ति का नाम था एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और इस अनुवाद ने गांधी जी के दृष्टिकोण को सर्वाधिक प्रभावित किया, और गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता को अपना पथ निर्देशक तथा आध्यात्मिक निर्देशक ग्रंथ बताया है। इसी पुस्तक को गांधी जी ने अपना पथ निर्देशक और आध्यात्मिक निर्देशक ग्रंथ बताया है। और इन सब के अलावा दो और व्यक्ति थे, दो और धार्मिक सुधारक थे, सामाजिक चिंतक थे, जिनका गांधी जी के जीवन पर प्रभाव रहा। तो एक व्यक्ति थे लाओ त्से, और दूसरे व्यक्ति थे कन्फ्यूशियस। दूसरे व्यक्ति थे कन्फ्यूशियस, जिनका कि गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा असर रहा, गांधी जी के जीवन पर इनका गहरा प्रभाव रहा। अच्छा, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस का आप लोग जानते हैं कि ये कहाँ के थे? नहीं पता है। ढूंढ के देखिएगा कहाँ के थे। बड़ा ही फेमस व्यक्ति है इतिहास का लाओ त्से और कन्फ्यूशियस, और आप लोग इसके बारे में भी नहीं जान रहे हैं, शर्मनाक है। उसके बाद आइए आगे बढ़िए। अब देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक और आश्रम या फार्म की स्थापना की, जिसका उन्होंने नाम रखा टॉल्स्टॉय फार्म। इसका इन्होंने नाम रखा टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी के अपने एक मित्र वहां हुआ करते थे, जिसका नाम था कालेनबाग। तो इसी कालेनबाग महोदय के द्वारा दिए गए 1100 एकड़ जमीन पर 1100 एकड़ जमीन पर प्रवासी भारतीय जो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए थे, क्योंकि जो गांधी जी का आंदोलन लगातार तो चल रहा है, जो सत्याग्रह उनका है वो लगातार चल रहा है, और उसमें लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। तो इस 1100 एकड़ जमीन में उन्होंने एक टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया, और इसमें जो भारतीय गिरफ्तार कर लिए गए थे आंदोलन के दौरान, उनके परिवारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आश्रम स्थापित किया गया,
गिरफ्तार किए गए भारतीयों के परिवार को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आश्रम स्थापित किया गया और इस आश्रम का नाम उसी रूसी संत के नाम पर रखा गया जिससे गांधी जी काफी प्रभावित थे, जिसका नाम था टॉल्स्टॉय। तो इस प्रकार टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा की जाती है। इनके एक मित्र थे, जर्मन व्यक्ति थे जिसका नाम था कालेनबाक। तो इसी कालेनबाक ने गांधी जी को 1100 एकड़ जमीन दिया वहां पर और उसी पर इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की ताकि आंदोलन में जो भारतीय गिरफ्तार हो चुके हैं उनके परिवार को संरक्षण प्रदान किया जा सके, उनके परिवार को रहने के लिए एक छत दिया जा सके, उनके परिवार को खाने के लिए 2 वक्त का अनाज दिया जा सके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रुकिए, जरा पानी पी ले। अब देखिए, चूंकि कांग्रेस ने 1901 ईस्वी में ही गांधी के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था, याद होगा अभी जस्ट बताए हैं कि 1901 ईस्वी में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष दिनसाई वाचा, उस समय गांधी जी उस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे और उनका जो दक्षिण अफ्रीका संबंधी प्रस्ताव था वह बहुमत से पारित कर दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के क्रियाकलाप को देखने के लिए, गांधी जी से मिलने के लिए 1912 ईस्वी में भारत के जो उस वक्त के महान नेता थे, बड़े ही मतलब राष्ट्रव्यापी नेता थे जिनका काफी जनाधार था, उस शख्स का नाम था, उस महान शख्स का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले महोदय 1912 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं और जब तक गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करते हैं उस वक्त उनके साथ आप कह लीजिए कि सचिव, परिचारक और सेवक, गोपाल कृष्ण गोखले के सचिव, परिचारक और सेवक, इन सब की भूमिका में गांधी जी ने कार्य किया। मतलब उनके सचिव भी गांधी जी ही रहे, उनके साथ कहीं जाना हो तो भी गांधी जी ही रहे और उनके सेवक भी गांधी जी ही रहे दक्षिण अफ्रीका में और उसी तरह से वो काम करते रहे। और जब गोपाल कृष्ण गोखले लौट करके भारत आते हैं तो बंबई में एक आम सभा में उन्होंने गांधी की बहुत प्रशंसा की थी कि गांधी नाम का व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका में इतना अच्छा कार्य कर रहा है और वहां भारतीयों के हक के लिए वह बंदा लड़ रहा है, उसने अपनी वकालत तक छोड़ दी है सिर्फ इसलिए कि भारतीयों के मानव अधिकार की रक्षा हो सके, भारतीयों का जो नागरिक अधिकार है उसकी रक्षा हो सके। तो ध्यान रखना है, 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा पर गोपाल कृष्ण गोखले के सचिव, परिचारक, सेवक, हर भूमिका में गांधी जी खड़े होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अंतिम चरण। दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का भी अंतिम चरण और गांधी जी का भी अंतिम चरण 1913 से 14 का काल। 1913 से 14 का काल, 1913 से 14 का जो काल है वह देखिए क्या होता है उसी समय कि
सितंबर 13 में 1913 में दक्षिण अफ्रीका का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उस न्यायालय ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा कि जो विवाह ईसाई विधि से नहीं किया गया हो, जो विवाह ईसाई विधि से नहीं किया गया हो और जिसका पंजीकरण नहीं किया गया हो, जिसका पंजीकरण नहीं किया गया हो, वह विवाह अवैध माना जाएगा। ठीक है, यह विवाह अवैध माना जाएगा। और उसी समय एक 3 पाउंड का कर लगता था भारतीयों को, तो सर्ट्स ने घोषणा की कि 3 पाउंड का कर समाप्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए, पहली बात तो हम भारतीय आज भी धर्मांध हैं, तो उस वक्त की तो आप बात सोच ही सकते हैं कि हम कितने धर्मांध रहे होंगे। हमारे लिए विवाह जो है वो हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और इतना महत्वपूर्ण संस्कार है चूंकि हमारे धर्म में एक वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। वर्णाश्रम कहने का मतलब कि चतुष्वर्ण व्यवस्था है हमारे यहाँ, जिसमें कि पहला चरण जो जीवन का होता है, जीवन को 100 भाग में बांटा जाता है, 100 वर्ष में बांटा माना गया है और उसको 4 भाग में बांटा गया है। तो पहला 0 से 25 तक का जो काल होता है वो ब्रह्मचर्य का होता है, 25 से 50 का जो काल होता है वो गृहस्थाश्रम का होता है, 50 से 75 जो है वो वानप्रस्थ का समय होता है और 75 से 100 जो है वह संन्यास का अवस्था होता है। अब जब हम भारतीय 4 वर्णाश्रम व्यवस्था में जी रहे हैं और उसके साथ साथ आप देखिए कि 0 से 25 तक का जो काल है और हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं, उसमें से 15 संस्कार इसी 25 वर्ष की अवस्था में हो चुके होते हैं। तो विवाह इतना महत्वपूर्ण संस्कार है कि इस विवाह संस्कार के बाद, विवाह 15वें नंबर का संस्कार है और इस संस्कार के बाद लाइफ में कुछ नहीं बचता है, सब खत्म, सब फिनिश। इसके बाद एक ही संस्कार होता है, वह होता है अंतिम संस्कार। तो हिंदू धर्म में विवाह जो है कितना खतरनाक चीज है उसको देखिए, और यह हमारे किस गहराई से जुड़ा हुआ है कि एक बार आपका विवाह संस्कार हो गया तो फिर उसके बाद आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ अंतिम संस्कार होगा और कुछ नहीं। तो हम धर्म को मानते हैं, हमारा जो विवाह होता है वह मंडप में होता है, हमारे वैदिक मंत्रों के साथ होता है, हमारे अपने रीति रिवाजों के साथ होता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो विवाह ईसाई विधि से नहीं होगा और जिसका पंजीकरण नहीं होगा उसको अवैध माना जाएगा। हम आज अपनी विवाह का पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उस वक्त हम क्या करवा रहे होंगे? तो यह हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। उसके बाद भारतीयों पर अलग से 3 पाउंड का कर लगा हुआ है, तो वह कर जो है अलग तकलीफ दे रहा है। तो इन्हीं दोनों घोषणाओं के विरुद्ध गांधी जी ने सितंबर 1913 में अपने एकदम फाइनल सत्याग्रह का प्रारंभ किया, यानी कि अपने सत्याग्रह का तीसरा चरण प्रारंभ किया। अपने सत्याग्रह का इन्होंने तीसरा चरण प्रारंभ किया और इस सत्याग्रह में गांधी जी के जो 3 विदेशी मित्र थे उन्होंने इनको काफी योगदान दिया, काफी सहयोग दिया। तो 3 विदेशी मित्र में से एक का तो नाम आपको पता है, एक का नाम आपको पता होगा, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, टॉल्स्टॉय फॉर्म, कालेनबाख। टॉल्स्टॉय तो फर्म का नाम था, वो तो रूसी संत थे, वो मित्र कब से हो गए गांधी जी के? अभी जस्ट बताए है ना कि कालेनबाख महोदय ने 1100 एकड़ जमीन दिया था और उसी जमीन पर उन्होंने जो भारतीय आंदोलन में गिरफ्तार हो गए थे उनके परिवार को संरक्षण देने के लिए गांधी जी ने एक फार्म की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था टॉल्स्टॉय फार्म। तो उनके मित्र थे कालेनबाख, दूसरे मित्र थे पोलाक और
तीसरे मित्र थे स्लेसिन। तो इन तीनों ने गांधी जी के इस आंदोलन में काफी सहयोग दिया, काफी इनको मदद की, और इस सत्याग्रह के कारण ही जो सरकार थी, साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार थी, उस पर दबाव बढ़ा। और जब दबाव बढ़ा तो जो उस वक्त वहां का अधिकारी था सट्स, जिसने कि कुछ दिन पहले ही कहा था कि 3 पाउंड का कर समाप्त नहीं होगा, तो उस शख्स ने क्या किया कि हिंदुस्तानियों की शिकायतों को सुनने के लिए एक पूछताछ आयोग का गठन किया। स्मट्स ने हिंदुस्तानियों की शिकायतों को सुनने के लिए एक पूछताछ आयोग का गठन किया। एक पूछताछ आयोग का गठन किया और इस काम को करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 2 अंग्रेजों को मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में दक्षिण अफ्रीका भेजा, और यह दोनों व्यक्ति थे चार्ल्स एंड्रयूज। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पूरा नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, और दूसरे व्यक्ति थे डब्ल्यू पियर्सन। दूसरे व्यक्ति थे डब्ल्यू पियर्सन। तो इन दोनों को गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका भेजा। यह दोनों ईसाई थे और गांधी जी को देख करके इन्हें अपने संत फ्रांसिस का स्मरण हो गया, ऐसा इन्होंने कहा। जब ये दक्षिण अफ्रीका आए थे और जब ये गांधी जी से मिले तो इन्होंने कहा कि गांधी जी को देखने के बाद हमें असिस के संत फ्रांसिस का स्मरण हो गया। तो जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तो जनवरी 1914 में, जनवरी 1914 में स्मट्स और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते के बाद जून 1914 में, जनवरी में एक समझौता हुआ स्मट्स और गांधी जी, उसके बाद जून 1914 में सरकार ने एक विधेयक पारित किया। जून 1914 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक विधेयक पारित किया, और इस विधेयक के जो धाराएं थी, इस विधेयक का जो प्रावधान था वह इस प्रकार था। पहला प्रावधान था 3 पाउंड का कर समाप्त कर दिया गया। 3 पाउंड का कर समाप्त। दूसरा प्रावधान, भारतीय रीति रिवाज से संपन्न शादी या फिर विवाह भी मान्य। यानी कि अभी तक जो सिर्फ ईसाई रीति रिवाज से और रजिस्टर्ड शादी ही मान्य था, वैध था, इस आंदोलन के बाद 1914 ईस्वी में जो एक्ट आता है, जो विधेयक आता है, उसमें यह प्रावधान रहता है कि 3 पाउंड का कर समाप्त हो गया। उसके साथ साथ भारतीय रीति रिवाज से जो विवाह संपन्न हुआ है, जो विवाह किया गया है, वह भी मान्य होगा। तो इस प्रकार जिस 2 मुद्दे को लेकर के गांधी जी ने यह फाइनल आंदोलन छेड़ा था, वह भी दक्षिण अफ्रीका में सफल रहा। अब जब महात्मा गांधी और स्मट्स के बीच समझौता हुआ और उस समझौते के बाद जब विधायिका इस विधेयक को स्वीकृत करती है, इस विधेयक को पारित करती है, तो इस विधेयक को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। यह ब्रिटिश शब्द है, ब्रिटिश टर्म है, इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। तो इस विधेयक को मैग्ना कार्टा कहा गया, हिंदुस्तानियों का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हिंदुस्तानियों को बहुत सारी छूट और स्वतंत्रताएं प्राप्त हो गई।
हिंदुस्तानियों को बहुत सारी छूट और स्वतंत्रताएं इसी एक्ट के आधार पर प्राप्त हो गई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई सवाल? नहीं। मेघना कार्टा का थोड़ा सा बताइएगा हल्का। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक। अब क्या होता है कि अब चूंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल हो गए, तो अब इनकी दक्षिण अफ्रीका से वापसी होगी। दक्षिण अफ्रीका से वापसी होगी, तो इस दक्षिण अफ्रीका से वापसी के क्रम में भी कुछ घटनाक्रम है। वह सीधा सीधा भारत नहीं आते हैं। होता क्या है कि 18 जुलाई, डेट जरूर याद रखिएगा। हम ज्यादा डेट आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितना डेट बता रहे हैं वह डेट आपको याद रहना चाहिए। ये अलग बात है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं आज तक आप लोगों ने उसका 1% भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा काम कहना है, तो हम आज फिर से याद दिला रहे हैं कि डेट जो हम बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट हम आपको नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए बर्डन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा डेट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, और जो डेट महत्वपूर्ण है बस उतना ही बता रहे हैं। लेकिन आप लोगों से ये भी नहीं हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को तुरंत की बात याद नहीं रह रही है, तो पिछली बातें पूछ दे तो खैर किसी से जवाब नहीं होगा, लेकिन ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए क्या करना है। फिर भी मेरा काम है समय समय पर याद दिलाते रहना, तो आज फिर से याद दिला रहे हैं कि डेट वही बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, बाकी मेरा काम है कंसेप्ट पर आपको फोकस करवाना, और हम वो करवा रहे हैं। लेकिन डेट जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण तिथि है। तो 18 जुलाई 1914 को 18 जुलाई 1914 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से निकलते हैं भारत आने के लिए। कस्तूरबा मतलब कि अपने परिवार और अपना जो जर्मन मित्र था कालेनबाक, इस जर्मन मित्र कालेनबाक और अपने परिवार के साथ, यानी कि कस्तूरबा और अपने बच्चों के साथ गांधी जी चलते हैं भारत आने के लिए। लेकिन जैसे ही वह चले थे भारत आने के लिए, उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको लंदन बुला लिया। अब जब जहाज इंग्लिश चैनल पार कर रहा था, 1914 का काल है, तो आपके दिमाग में प्रथम विश्व युद्ध घूमना चाहिए। तो जब जहाज गांधी जी का इंग्लिश चैनल पार कर रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध फैल गया। अब जब प्रथम विश्व युद्ध फैल गया, तो क्या हुआ कि गांधी जी तो इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंच गए, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने इनको लंदन बुलाया था, गोपाल कृष्ण गोखले पेरिस में फंस गए। और जब पेरिस में फंस के गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी लंदन पहुंच गए, तो इस बीच गांधी जी ने क्या किया कि ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें पत्र लिखा, और इंडियन एम्बुलेंस कोर अभी जस्ट बताए हैं, याद होगा, स्थापना कब हुई थी? याद है किसी को? 1899। तो इंडियन एम्बुलेंस कोर के सेवा देने की तत्परता दिखाई, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया है, तो घायलों के मदद और इलाज के लिए हमने जो एक संस्था बनाई थी इंडियन एम्बुलेंस कोर, जिसके की स्वयं सेवक तत्पर हैं, तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। और इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड और आयरलैंड में जो भारतीय व्यक्ति रह रहे थे, इंग्लैंड और आयरलैंड में जो भारतीय व्यक्ति रह रहे थे, उनको इस एम्बुलेंस कोर में भर्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। कोई सवाल है, कुछ पूछना है? नहीं। ठीक, तो यह था गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, दक्षिण अफ्रीका का गांधी जी का जर्नी, जिसने कि गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। अब गांधी जी वापस भारत आएंगे, लेकिन वापस भारत आएंगे जब आएंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कि देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी का जन्म हुआ था वह गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, और जहां इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम है कीर्ति मंदिर। ठीक है, तो गांधी जी का जो विरासत है, यानी कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो 10 देसी और 4 विदेशी स्थल है, इनको गांधी हेरिटेज साइट के रूप में भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गांधी से संबंधित जो 10 देसी और 4 विदेशी स्थल है, 4 विदेशी स्थल है, इसको गांधी हेरिटेज साइट के रूप में, गांधी हेरिटेज साइट के रूप में भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। और यह जो 10 स्थल है देसी, वह ऐसे है। पहला जो स्थल है वह है कीर्ति मंदिर, वह है कीर्ति मंदिर। यह कहाँ है? तो पोरबंदर में। और यहां क्या हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था। जो दूसरा स्थल है उसका नाम है मणि भवन। जो दूसरा स्थल है इसका नाम है मणि भवन। यह कहाँ था? तो बंबई में था, अभी मुंबई में है। ठीक है, यह महल किस लिए? तो चूंकि जब 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो यहीं पर गोखले, तिलक और नौरोजी ने गांधी का स्वागत किया था। मणि भवन जो मुंबई में स्थित है, यह इसीलिए गांधी हेरिटेज साइट में शामिल है क्योंकि 1915 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, अब आपको पता होगा कि यह दक्षिण अफ्रीका से वापस नहीं आए थे बल्कि इंग्लैंड से वापस आए थे। क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका से चले थे जरूर, लेकिन गोखले के कहने पर, यह बुलाने पर लंदन चले गए थे। और फिर वहां से जब भारत आते हैं तो 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी ने इनका स्वागत इसी मणि भवन में किया था। उसके बाद जो तीसरा स्थल है वह है हमारा चंपारण। चंपारण इसलिए इस हेरिटेज साइट में शामिल है क्योंकि यह भारत में प्रथम सत्याग्रह स्थल है। भारत का प्रथम सत्याग्रह स्थल जो है वह है चंपारण। चौथा जो साइट है वह है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम यह कहां है? तो यह है गुजरात में। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी लौट करके आए थे तो वापस आने के बाद इसी साबरमती आश्रम में 1930 ईस्वी तक गांधी जी प्रवास किए थे। और उसके बाद यह कसम खाकर इस आश्रम से वापस निकले थे कि जब तक भारत को आजाद न करवा लूं इस आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, यह कसम खा करके साबरमती आश्रम छोड़े थे कि जब तक भारत को आजाद नहीं करवा लेते हैं तब तक इस आश्रम में वापस नहीं आएंगे। जो पांचवा स्थल है वह है दांडी। दांडी कहाँ है? तो यह भी है गुजरात में।
यहां पर क्या हुआ था, तो प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब समझिए, 1931 तक यहां पर रुके हैं साबरमती में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? इसी साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा है वही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। साबरमती से पैदल दांडी आते हैं और यहीं पर नमक कानून तोड़ते हैं, प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जो छठा स्थल है वह है मदुरई। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। यहीं पर गांधी जी 1921 ईस्वी में अपना कोट पैंट उठा करके फेंक देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और धोती पहन लेते हैं, यानी कि पश्चिमी पोशाक का त्याग किया और धोती धारण किए। 1921 तक गांधी जी एकदम सूटेड बूटेड रहते थे, लेकिन मदुरई 1921 ईस्वी में गांधी जी ने अपने वेस्टर्न परिधान का त्याग किया और धोती धारण कर लिया। तो इसीलिए मदुरई भी उस हेरिटेज साइट में आता है। उसके बाद जो 7वें नंबर का साइट है वह है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम, इसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते होंगे जिसका नाम है वर्धा आश्रम। यह कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। सेवाग्राम आश्रम या वर्धा आश्रम, और यहीं पर बुनियादी संकल्पना, मतलब बुनियादी शिक्षा की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया था। यहीं पर बुनियादी शिक्षा की बात गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसी वर्धा आश्रम में पहली बार गांधी जी ने कहा था कि हर बच्चे को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना चाहिए, यह उसका अधिकार है, और हर बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा भी देना चाहिए। आज जो आप शिक्षा का स्वरूप देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी का है, जब इसी वर्धा आश्रम में वर्धा समझौता हुआ था शिक्षा के लिए। तो इसीलिए यह वर्धा आश्रम या फिर सेवाग्राम आश्रम जो है इस हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद जो 8वें नंबर का जगह आता है वह है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस यह कहाँ है? तो यह है पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को यहीं पर बंदी बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को इसी आगा खां पैलेस में बंदी बनाया गया था, और इसी आगा खां पैलेस में कस्तूरबा की मृत्यु हुई थी। कस्तूरबा की मृत्यु इसी आगा खां पैलेस में हुई थी, तो इसीलिए यह भी उस साइट में शामिल है। उसके बाद जो 9वें नंबर का स्थान है वह है बेलिया घाट। वह है बेलिया घाट, और यह कहाँ है? तो यह है कलकत्ता में। यहां पर गांधी जी हमेशा आते जाते रहते थे। बेलिया घाट से गांधी जी का लगाव था, यह अक्सर आते थे यहाँ पर, तो इसीलिए यह भी साइट है। उसके बाद जो 10वें नंबर का जगह है वह है गांधी स्मृति। उस जगह का नाम ही है गांधी स्मृति, और यह कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। जीवन के अंतिम 14 दिन
जीवन के अंतिम 14 दिन गांधी जी ने यही गांधी स्मृति में बिताए थे, इसीलिए यह भी उस हेरिटेज शामिल है, भारत सरकार के उस हेरिटेज साइट प्रोजेक्ट में यह स्थान भी सम्मिलित है, क्योंकि यहीं पर गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो यह रहा देश में। अब विदेश में जो है, तो विदेश में पहला जो है वह है फीनिक्स आश्रम, उसके बाद जो दूसरा है वह है टॉल्स्टॉय फॉर्म, यह दोनों जो है यह कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में। जो तीसरा स्थान है वह है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वह है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यह कहां है, तो यह है पाकिस्तान में। और जो चौथा प्लेस है वह है किंग्सले हॉल। तो चौथा जगह है वह है किंग्सले हॉल, और यह कहां है, तो यह है लंदन में। तो इस प्रकार यह 10 देसी साइट और 4 विदेशी साइट, इन सब को गांधी हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल करके भारत सरकार की योजना इनको विकसित करने की है, इनको डेवलप करने की है। यही है गांधी हेरिटेज प्रोजेक्ट। यह चूंकि करंट का चीज है, 2018 की चीज है, 2017-18 में यह शुरू किया गया था, तो इसीलिए यह बता दिए, इससे सवाल हो सकता है कि पूछा जाए। चूंकि 2018 जो है वह गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष था, तो इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बताइए, अब कोई सवाल है यहां तक? कुछ पूछना है किसी को? नहीं। नहीं। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं टाइम पर।